हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स यानी 12th में जो आपका पेपर आने वाला है उसका कंप्लीट सिलेबस कर रहे थे। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के सारे टूल्स के बारे में, उसके फॉर्मूला के बारे में, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड्स, डेप्रिसिएशन, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें सारे नेशनल इनकम के टूल्स जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके बारे में, उन सभी चीजों पे हमने बात किया था। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली में नेशनल इनकम कैलकुलेशन के ऊपर कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नेशनल इनकम के बेसिक से लेकर के क्वेश्चन तक सभी चीजें करवाऊंगा। ध्यान देना, आप नेशनल इनकम का पहले हमें कंसेप्ट को पढ़ना है, फिर कंसेप्ट के पढ़ने के बाद उसके प्रिकॉशंस आते हैं, उसके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं उसके क्वेश्चंस पे। तो ये वीडियो जो पूरा नेशनल इनकम का टॉपिक है ये 3 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट जिसमें हम वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ेंगे, दूसरे में इनकम मेथड को और तीसरे में एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउ आज जो हम करने वाले हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो हम जानते हैं 3 मेथड होता है। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड जिसको आज हम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 में इनकम मेथड एंड देन पार्ट 3 में करेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं ये भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे इसके बेसिक्स को कि क्या बेसिक है, कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है, कैसे हम इसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। देन बेसिक के बाद हम आ जाएंगे इसके प्रिकॉशंस पे। प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्या प्रिकॉशंस, क्या मेजर्स लेने हैं। अच्छा, ये भी सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, या व्हाट आर द प्रिकॉशन वी शुड टेक वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते हुए आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। ओके, उसके बाद हम करेंगे इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है वो करेंगे आज हम, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम। एंड देन उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल अभी जो होगा वो बेसिक रिलेटेड होगा, लेकिन हाँ लेटर ऑन वीडियो में हम काफी एडवांस लेवल के भी हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आज का पूरा कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से शुरू करते हैं। क्या है वैल्यू एडेड मेथड? देखो, वैल्यू एडेड होता क्या है समझते हैं। वैल्यू एडेड किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा देने को हम वैल्यू एडेड कहते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए में और इसको आगे जाके बेच दिया 20 रुपए में, तो मैंने कितना वैल्यू ऐड कर दिया सर? 10 रुपए ऐड कर दिया। समझना, मैंने इसको परचेज किया था 10 रुपए में और सेल कर दिया है 20 रुपए में, तो मैंने कितना वैल्यू ऐड कर दिया? 10 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। बिल्कुल सिंपल सर, वैल्यू एडेड मींस टू ऐड सम वैल्यू इज वैल्यू एडेड। तो सर मैंने 10 रुपए का पेन खरीद के 20 में बेच दिया, तो 10 रुपए मैंने वैल्यू ऐड कर दिया। यही है वैल्यू एडेड। कैसे, आइए समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? परचेज वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल वैल्यू। ठीक है, अब सेल में से परचेज को लेस करेंगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा ना। जैसे सर अभी आपने बोला था एक पेन आपने खरीदा 10 रुपए का और इस बारी मानते हैं उसको बेचा आपने 25 रुपए में। ठीक है, ये था परचेज वैल्यू, ये है सेल वैल्यू। अब मुझे निकालना है वैल्यू एडेड, तो चलो इस फॉर्मूले पे डालते हैं। तो वैल्यू एडेड क्या है? अभी x है, सेल कितना किया हमने? 25 रुपए में, तो 25 माइनस 10, यानी हमने कितना वैल्यू ऐड कर दिया सर? हमने 15 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। यही तो होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल वैल्यू। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? परचेज वैल्यू। तो सेल में से परचेज को लेस करेंगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वैल्यू एडेड किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा देना, जो हम वैल्यू बढ़ाते हैं उसी को हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट को अलग अलग नेम से भी दिया जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम बोलते हैं बेसिकली सेल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको हम सेल बोलते हैं कि इंटायर ईयर में जो आपने सामान बेचा है यही वैल्यू एडेड कहलाता है। अब क्वेश्चन में कहीं हो सकता है कुछ अलग टाइप से भी दे, तो समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट
सेल प्लस ये चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक, अगर मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन दे दिया सेल भी लिखा हुआ है और चेंज इन स्टॉक भी लिखा हुआ है, ठीक है, सेल भी लिखा है और चेंज इन स्टॉक, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल भी लिखा हुआ है आपके पेपर में, मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, देखिए आपके पेपर में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो सीधे सेल लिखा है तो हम सेल ले लेंगे, टोटल सेल, ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का काम करेगा। अगर आपके पेपर में लिखा है सिर्फ चेंज इन स्टॉक, तो हम सिर्फ चेंज इन स्टॉक को ले लेंगे, ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का काम करेगा। लेकिन अगर दोनों लिखा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, परचेज वैल्यू, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो सिंपल है ना सर, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल सेल है या फिर चेंज इन स्टॉक है, और अगर दोनों है क्वेश्चन में तो दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक कभी कभी और भी पेपर में डिटेल में जाएगा, तो चेंज इन स्टॉक को ऐसे दे देगा, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग दिया होगा, ओपनिंग दिया होगा, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। यानी पेपर में अगर मुझे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक दे देगा तो भी चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, एक बार और ब्रीफ में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने बोला वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है सर, या तो ये टोटल सेल होगा या फिर ये चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है, चेंज इन स्टॉक होगा। और अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो क्या लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तब भी चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। फिर भी अगर दोनों है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, खत्म, क्लियर है। अगर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और अगर मानते हैं सेल नहीं गिवन है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या फिर ये दोनों में से कोई एक चीज होगा आपके पास। अगर क्लोजिंग ओपनिंग दिया है तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिए, अगर डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दिया है तो उसको सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, ये था कंसेप्ट बेसिक कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल। अब ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर है, ठीक है, मैं डार्क पेन ले लेता हूं। ये फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी उसने हो सकता है सीड्स परचेज किया, सीड्स को परचेज करके उसने क्या किया, क्रॉप बनाया, ठीक है। उसने सीड परचेज किया था 200 में, उसने क्रॉप बनाया और क्रॉप को बेच दिया 600 में। समझना, सीड्स खरीदा था, सीड्स था 200 का, अब जब वो क्रॉप बन गया तो वो हो गया 600 का। तो कितना वैल्यू ऐड हो गया सर, 400 फार्मर ने वैल्यू ऐड किया, ठीक है। फार्मर ने उसका टेक केयर किया, उसको ग्रोथ किया और 400 वैल्यू ऐड कर दिया। अब फार्मर ने 600 में क्रॉप बेचा, फार्मर ने 600 में क्रॉप बेचा, तो आटा चक्की वाले यानी फ्लोर मिल वाले ने 600 रुपए में खरीदा होगा, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो, फार्मर का वैल्यू ऑफ आउटपुट बेकरी फ्लोर मिल वाले का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि फार्मर जितने में क्रॉप बेचेगा उतने में ही तो क्रॉप खरीदेगा ना, वो आटा चक्की वाला फ्लोर मिल वाला, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, फिर से फार्मर ने 200 में खरीदा था क्या, सीड्स, सीड्स को ग्रो करके उसने बना दिया क्रॉप और 600 में क्रॉप बेच दिया। अब क्रॉप को खरीदा किसने, फ्लोर मिल वाले ने 600 में खरीदा, अब उसने उस क्रॉप को पीस करके आटा बना दिया, ठीक है, वीट को पीस करके आटा बना दिया। अब उसने उस आटे को बेच दिया 800 रुपए में, ठीक है, आटा को कितना में बेच दिया, 800 रुपए में। 600 रुपए में उसने क्रॉप खरीदा था, मशीन में क्रॉप डाला, इधर से आटा निकला और आटे को बेच दिया 800 रुपए में। उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 200 वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली फ्लोर मिल वाले से आटा खरीदा बेकरी वाले ने, बेकरी वाला जो ब्रेड बनाता है, उसने 800 में, उसने आटा 800 में बेचा, इसने 800 में आटा खरीदा, ठीक है, 800 में आटा खरीदा और उसका बना दिया ब्रेड, ब्रेड बना के उसने ब्रेड को बेच दिया 1000 रुपए में, ब्रेड को बेच दिया 1000 रुपए में, ठीक है। अब बेकरी वाले ने 1000 रुपए में ब्रेड बेच दिया। अब
उससे आपके करीबी शॉप वाले ने 1000 रुपए में ब्रेड खरीद लिया, बेकरी वाले से 1000 रुपए में ब्रेड खरीदा। अब उसने आपको ब्रेड बेच दिया 1200 रुपए में। इसने कितना ऐड कर दिया? 200, और यहां भी 200। आप देख रहे हो कैसे एक बंदा सेल कर रहा है, दूसरा बंदा परचेज कर रहा है। ये इतना पूरा प्रोसेस मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको वैल्यू एडेड का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अब वैल्यू एडेड होता क्या है सर? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया आपने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, इस पूरे प्रोसेस में जो ब्रेड बना, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना रहा है? ये कई बारी बेचा गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कई बारी सेल हुआ है, तो टोटल सेल कितना रहा? 3600, 3600। परचेज वैल्यू कितना रहेगा? ये तो वो सारे वैल्यू है ना जिसपे परचेज किया था। इसने सीड खरीदा था, इसने क्रॉप खरीदा है, फिर इसने आटा खरीदा है, फिर इसने ब्रेड खरीदा है। ठीक है, तो 2600, 2600। अब लेस करोगे तो वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा? 1000। यही तो है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ख्याल रखने हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। एक एक करके प्रिकॉशंस को समझते हैं, या प्रिकॉशन से पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, या ध्यान रखना, ये जो सारा वैल्यू एडेड आया है इसी को हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। ये जो आया है सारा हमारा वैल्यू एडेड, इसी को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। यानी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगा इसी को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। ठीक है सर, जीडीपी एमपी कहां से आ गया बीच में? ये निकलता है बेटा जीडीपी एमपी। ठीक है, जो वैल्यू एडेड है वही जीडीपी एमपी है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, फिर प्रिकॉशन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल सेल दे रखा है। ठीक है, तो ये सेल दे रखा है। फिर दिया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज वैल्यू दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। ठीक है, अब सर हमें पता है ना वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? इन तीनों सेक्टर का जोड़ दो। इन तीनों सेक्टर का कितना हो गया? 1300 माइनस 1300 में तो सेल किया है ना, ये सेल वैल्यू है। परचेज वैल्यू क्या है? 550। तो ये कितना आ गया सर? 750। ये क्या आया? ये आया, या तो आप बोलोगे वैल्यू एडेड आया या फिर जीडीपी एमपी आया। अभी बात किया था मैंने, ये क्या है? जीडीपी एमपी। ठीक है, अब हमें लेकिन बोला क्या गया? नेशनल इनकम निकालने के लिए। देखो ग्रॉस, दो चीजें बोला था निकालने के लिए, समझना। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो ये तो यही हो गया 750। आपका आंसर एक तो आ गया, 1 नंबर, ए नंबर आंसर आ गया। कितना है? 750। ठीक है, दूसरा हमें बोला गया नेशनल इनकम निकालो। तो अगर आपको याद होगा नेशनल इनकम का, तो हमने बताया था जीडीपी एमपी से हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पे। कैसे जा सकते हैं? ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए गंदा चावल, अगर साफ चावल, गंदे चावल से साफ चावल में जाना है तो क्या करना होगा? कंकड़ निकालना होगा, यानी माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाएंगे, प्लस NFIA। देखो जी को एन में चेंज किए तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं एक ही जगह लिख देता हूं। हमारे पास जी था, जी को एन में चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो प्लस NFIA। और यहां एमपी है, पीपी तो दोनों में सेम है, एमपी है और एफसी है। मार्केट प्राइस से फैक्ट्री जाएंगे, मार्केट से जब फैक्ट्री जा रहे होते हैं तो मोदी साहब को गिराना होगा, तो माइनस NIT। ठीक है, माइनस NIT। NIT मतलब क्या होता है? टैक्स एंड सब्सिडी। देखो अगर क्वेश्चन में होगा तो मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जीडीपी आ गया 750। मैं थोड़ा सा ऊपर क्लीन करता हूं आपके लिए। आपके पास बहुत अच्छा एक टूल है जिसको हम रिवाइंड बटन बोलते हैं। अगर आपको कुछ भी लिखना हो या समझना हो तो आप रिवाइंड कर सकते हो। तो सर जीडीपी एमपी तो आ गया था ना 750? हाँ आ गया था।
अब जीडीपी से एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमें ये 3 चीज करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो चलो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। क्या होगा माइनस डेप्रिसिएशन? माइनस डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो पता हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब ही डेप्रिसिएशन होता है। कितना है? 80 रुपए, तो माइनस 80 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? अब्रॉड से पैसा आया है, ठीक है, अब्रॉड से पैसा आया है। हमेशा जो पैसा आता है देखो दो होता है, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। जो देश में पैसा आया है हम मान के चलते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है उससे जो हमें पे करना है। लाइक हमें 500,000 रुपए दूसरे देश से पैसा आया है, फ्रॉम अब्रॉड हुआ है, और 500 रुपए हमने उनको पे किया क्योंकि उनके लोगों ने भी तो यहां कमाया होगा। हमारे लोग फॉरेन में कमा के जो पैसा लेके आए वो 1000 रुपए है, बट यहां भी तो कुछ लोग लगा कमा के ले गए होंगे अपने कंट्री, वो 500 है। तो हम हमेशा मान के चलते हैं ये 500, मतलब हमारा फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होता है, टू अब्रॉड कम होता है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे देखते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रॉम कितना गिवन है? 10, और हमने पे कितना किया है? 20। ओह सर उल्टा हो गया। देखो कैसे उल्टा हो गया समझना। हमने फ्रॉम यानी देश में कितना पैसा आया है अब्रॉड से? 10 रुपए आया है, गया कितना है? 20 रुपए। तो फ्रॉम में से 2 को अगर माइनस करेंगे, फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस, यानी देश 10 रुपए के उधार में है। समझ में आ रहा है? यानी आपको 10 रुपए मिले हैं और बदले में 20 रुपए देने पड़ गए, तो आप 10 रुपए के उधार में हो ना। फ्रॉम में 10 रुपए आया है, 2 में 20 रुपए चला गया है, तो क्या हो गया? आप 10 रुपए के उधार में हो गए। तो यहां पे -10, तो प्लस NFIA क्या हो जाएगा? -10, ठीक है। प्लस NFIA होना चाहिए था। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो प्लस NFIA, तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, प्लस माइनस, हालांकि माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस NFIA, माइनस डेप्रिसिएशन था तो -80, प्लस NFIA तो प्लस NFIA -10, ठीक है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है हमारे पास? देखो अच्छा यहाँ पे टैक्स और सब्सिडी भी अलग किया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। टैक्स क्या है? देखो हमने टैक्स कलेक्ट किया है 50 रुपए, ठीक है, तो हम कर देंगे टैक्स 50 रुपए, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लिख देता हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स कितना कलेक्ट किया सरकार ने? 50 रुपए कलेक्ट किया। सब्सिडी कितना बांट दिया? सब्सिडी सर 20 रुपए बांट दिया। देखो NIT का मतलब क्या होता है? NIT मींस टैक्स माइनस सब्सिडी। NIT का बेसिक मतलब ये होता है, आप चाहो तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हो। NIT मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स का रूप में कितना पैसा आया था सर? 50 रुपए आया था। सब्सिडी कितना गया? 20। 50 माइनस 20 यानी NIT कितना है? 30। क्लियर है? NIT मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। मैं फिर से लिखता हूं अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो। देखो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स माइनस सब्सिडी। सरकार ने जितना भी टैक्स बटोरा है और जितना भी सब्सिडी बांटा है उन दोनों का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार ने 50 रुपए टैक्स कलेक्ट किया है जिसमें से 20 रुपए सब्सिडी बांट दिया, तो सरकार के पास कितना बचा है? 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए। तो माइनस NIT कितना है? -30, ठीक है। अब देखो यहां पे प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो 750 में से अगर हम इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा? देखो हाँ देखो ये कितना, 80 माइनस करना है, 80 और 110 120, यानी 750 में से 120 लेस कर दें तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 630। तो ये आ गया हमारा NNP एट FC, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल इनकम 630। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो आप वापस देख लो, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ GDP MP हमें आ गया था 750, यहां से मैंने माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT किया और ये हमारा निकल गया NNP एट FC 630। बस
इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, हिडन कंसेप्ट थे जो आपको सीखने को मिला, जैसे फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड का कंसेप्ट क्या होता है। फ्रॉम मतलब पैसा आया है, टू मतलब पैसा गया है। अगर फ्रॉम कम है, पैसा जो मिला है वो कम है और जो दिया है वो ज्यादा है, तो आप उधार में हो, ठीक है। और अगर उल्टा है, यहां 20 होता यहां 10 होता, तो हम प्रॉफिट में 10 में होते, ठीक है। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं इसके प्रिकॉशंस को। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे वैल्यू एडेड मेथड से, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूड। समझना, नेशनल इनकम में जब हम वैल्यू एडेड से निकाल रहे होंगे, कोई सामान जो पहले बिक चुका है दोबारा बिक रहा है, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड आइटम अगर कुछ बिक रहा है, तो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये फोन खरीदा, ठीक है, अब ये फोन लिया, मैंने ये फोन लिया होगा, तो नेशनल इनकम में लेट्स सपोज मैंने ये फोन लिया 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए ऐड हो गया ना, 2010 की बात है, मान लो 20,000 ऐड हो गया। अब मैंने इसको 2012 में फिर से बेच दिया, मान लो मैंने इसको 10,000 में बेच दिया। अगर ये भी ऐड कर लिया जाए तो फोन का टोटल एक ही कॉमोडिटी का 30,000 रुपए ऐड हो गया ना, जबकि ये फोन कितने का था, 20,000 का ही तो था, ठीक है। इसी के लिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को ऐड नहीं करते हैं, ताकि जो इसका एक्चुअल वैल्यू है वही रहे, ठीक है। तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कमीशन अर्न, लेकिन अगर सेल एंड परचेज से कमीशन अर्न किया गया है तो वो होगा। जैसे इस फोन को बेचने में कैशिफाई कंपनी है, उसने मानते हैं मेरे से 200 रुपए ले लिए, या फिर मान लो 1,000 रुपए ले लिए, ठीक है। तो उस कैशिफाई कंपनी ने 1,000 रुपए मेरे से कमीशन लिया, तो ये जो कमीशन है वो तो कैशिफाई का इनकम है ना, तो ये तो आएगा। देखो, सेल ऑफ सेकेंड हैंड आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन उस सेल से जो कमीशन कमाया जा रहा है वो हमेशा नेशनल इनकम में आएगा। ध्यान रखना, 1 मार्कर में आएगा। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम नहीं आता है नेशनल इनकम में, लेकिन सेल एंड परचेज करने में जो बार बार हमें जो दलाली या फिर कमीशन पे करना पड़ता है वो आता है नेशनल इनकम में, ठीक है। इस फोन को बेचने के लिए कैशिफाई को मैंने 1,000 रुपए पे किया, वो उसका इनकम है, वो आएगा नेशनल इनकम में, लेकिन इस फोन को जो मैंने बेचा उसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। वन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, देखो अगर मेरी फैक्ट्री है, मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, या मान लो मेरा शॉप है, ठीक है, मेरी शॉप है जिसमें फ़ोन आते रहते हैं, मैंने वहाँ से एक फ़ोन निकाल लिया, मेरे शॉप में OnePlus के बहुत सारे नए नए फ़ोन आए, वहाँ से मैंने एक नया फ़ोन निकाल लिया। अब क्या ये नेशनल इनकम में आएगा सर? बिल्कुल आएगा ना। मैंने फ़ोन निकाल लिया, बट मेरे पिताजी ने तो खरीदा होगा ना शॉप में रखने के लिए, या मेरे भाई का है तो उसने खरीदा होगा ना। तो बेसिकली अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी कोई चीज निकाल लेते हो, ड्राइंग कर लेते हो, तो भी वो नेशनल इनकम में आता है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द प्रोड्यूसिंग यूनिट इनटू अकाउंट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द एडेड वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडेड निकालते हुए अगर आपने अपना ही सामान दुकान से निकाल लिया है या खुद ही बना के कुछ सामान निकाल लिया है तो भी नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि अगर मैंने शॉप से फोन नहीं निकाला होता तो कहीं तो वो बिक रहा होता ना, उसकी कुछ तो वैल्यू है मार्केट में। हाँ बिल्कुल है सर। दूसरा, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। अब जैसे देखो सेल्फ कंजम्पशन, मैंने क्या किया, अपने गार्डन में टमाटर आलू प्याज उगाना शुरू कर दिया, तो क्या सर उसका वैल्यू नेशनल इनकम में आना चाहिए क्या? बिल्कुल आएगा। सोचो, अब बोलोगे सर मैं अपने बगीचे में उगा रहा हूं, सरकार को क्या पता, वो कैसे डालेगा नेशनल इनकम में? ये अभी आपका कंसर्न नहीं है। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो जिसका मार्केट वैल्यू है, अगर आप खुद के लिए भी निकालोगे तो उसका वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। यहां पे मैं चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, चाहे मैं सर्विस सेक्टर से कहीं से अपने दुकान से फोन उठा लूं, तब भी उसका नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। वैल्यू एडेड ऑफ इंटरमीडिएट गुड, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है, हमेशा फाइनल गुड आता है, फाइनल गुड्स आता है हमारे नेशनल इनकम में। तो ये 5 प्रिकॉशंस थे। कौन कौन से थे, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम नहीं आता है, कमीशन अर्न्ड ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड आइटम आता है,
ओन अकाउंट, अगर खुद के यूज के लिए अगर हमने कोई प्रोडक्ट निकाल लिया है अपने दुकान से तो आएगा, खुद के लिए मैन्युफैक्चर किया है तो भी आएगा, या प्रोड्यूस किया है तो भी आएगा। इंटरमीडिएट गुड नहीं आता है, फाइनल गुड आता है। ये 5 प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। अब चलते हैं, एक है वैल्यू एडेड में एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, यही जो मैं पहले आपको बात कर रहा था, एक ही चीज की वैल्यू 2-3 बार ऐड हो जाने को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत हिट लिस्ट में है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो आइए समझते हैं क्या है ये प्रॉब्लम और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज काउंटेड मोर देन वंस। किसी भी चीज का वैल्यू अगर एक बारी से ज्यादा बारी ऐड हो जाता है तो उसी बात को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। इससे इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के 2 वेज हैं। दिस हैपन व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द, बेसिकली जब हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं तो हम एक ही की वैल्यू बार बार ऐड कर लेते हैं, बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, सीधे सीधे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज एडेड मोर देन वंस, एक बारी से ज्यादा अगर किसी की वैल्यू ऐड हो जा रही है तो वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ही समान की वैल्यू 2 बारी ऐड हो जाना, ठीक है। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी फोन का एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो तो, कि मैंने फोन खरीदा 20,000 में, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, फिर बेच दिया 10,000 में, या मैंने उसको खरीदा मान लो 20,000 रुपये में, मैंने परचेज किया, मुझे पसंद नहीं आया, अगले 2-3 दिन में ही 20,000 में मैंने वापस उसको बेच दिया। तो अगर इसका सेल वैल्यू एडेड में आ गया, फिर ये आ गया, तो मेरी फोन की वैल्यू 40,000 हो गया ना, जबकि फोन कितने का था, 20,000 का ही तो था, ठीक है। इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग, जब 2-3 बार एक ही वैल्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 2 वेज है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है, ये बोलता है कि जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे होंगे वैल्यू एडेड मेथड से, तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड ही लेंगे, किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट गुड नहीं लेंगे। अब इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होता है, ये बात मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था आपको, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना, ठीक है, याद है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड व्हिच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखो, ठीक है। नाउ ये क्या है, बोल रहा है फाइनल आउटपुट मेथड वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल गुड्स की ही, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की ही वैल्यू लेनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं आएगा अगर सिर्फ मैं फाइनल गुड्स की, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू लेता हूं तो एक तरीका तो सॉल्व करने का यह है कि सिर्फ फाइनल लो, इंटरमीडिएट कभी लो ही मत, ठीक है। फाइनल इंटरमीडिएट क्या होता है ये मत पूछना, मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, इसी को सॉल्व करने का। इसमें बोलता है हमेशा टोटल सम ऑफ वैल्यू एडेड, यानी जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड को काउंट कर रहे हो तो सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बेसिकली जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर लो। अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो कभी भी डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कि हमने इसमें किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दिया था, तो ये जो निकला हमारा ये फाइनल वैल्यू एडेड था, इसमें डबल काउंटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें डबल काउंटिंग नहीं हो सकता है। तो उसने बोला 2 मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू लेनी है। वैल्यू एडेड मेथड है जहां पे हमेशा आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके ही वैल्यू एडेड निकालो। अगर आप ये 2 चीज करते हो तो कभी भी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया, ठीक है। इनकम मेथड तो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक छोटा सा समअप लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने बोला सर
वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल या फिर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिया हुआ हो सकता है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर सकते हैं, अगर दोनों गिवन है तो प्लस कर दो, ठीक है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसके बाद हमने किया सर कि वैल्यू एडेड जो होता है वो क्या होता है? वो जीडीपी एमपी होता है, जीडीपी एमपी होता है। वैल्यू एडेड निकालते हुए कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ता है। प्रिकॉशंस क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम नहीं आता है। कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम आता है, ठीक है। अपने लिए कोई चीज निकाल लिया गया है, ड्राइंग की गई है, तब भी वो नेशनल इनकम में आएगा। खुद के लिए प्रोड्यूस किया गया है, खुद के लिए मानते मैन्युफैक्चर किया गया है, तो भी वो नेशनल इनकम में आएगा, वैल्यू एडेड में आएगा। और लेकिन अगर इंटरमीडिएट गुड है तो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता है। फिर हमने किया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? मींस व्हेन वी ऐड वैल्यू फॉर मोर देन वन, मतलब किसी भी चीज का वैल्यू एक बारी से ज्यादा बारी ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे, वैल्यू एडेड मेथड और एक और कौन सा मेथड था? ध्यान करो, वैल्यू एडेड मेथड और ये फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है। फाइनल आउटपुट मेथड का दूसरा नाम भी है, मैं अभी वही नाम बोलने वाला था लेकिन मैंने सोचा चलो कंफ्यूज हो जाओगे आप। वैल्यू एडेड मेथड और फाइनल आउटपुट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है कि हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके देख लो आप, यानी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे हर बारी तो हमारा वैल्यू एडेड सही आएगा, ठीक है। दूसरा फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है? फाइनल आउटपुट मेथड बोलता है सीधे सीधे फाइनल गुड्स एंड सर्विस को लो अकाउंट में, इंटरमीडिएट को कभी लो ही मत, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने पढ़ा था, ये हो गया छोटा सा ब्रीफ। अब मिलूंगा पार्ट 2 में जहां हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को सेम इसी वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।